जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में आपका बीए थर्ड सेमेस्टर में को कुरिकुलर कोर्स का एग्ज़ाम होने वाला है 21 दिसंबर को। कब? 21 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बीए थर्ड सेमेस्टर को कुरिकुलर कोर्स का, जिसका पेपर का नाम है ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे और लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, चले। इसमें पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्न में से क्या बाह्य अस्थायी संरचना है? तो इसमें जो आपका बॉटैनिकल गार्डन्स होते हैं दोस्तों, ये आपके बाह्य अस्थायी संरचना है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट है। अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे, क्या पूछा गया है। देखें, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या है? ये कॉमन क्वेश्चन है, लगातार पूछा जा रहा है और हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। और जो फुल फॉर्म होते हैं उसे इंग्लिश में ही आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन पेपर को आगे जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स देख ले कि ओनली फॉर बीए के लिए है। ये भी ध्यान रखिएगा, केवल बीए वाले बच्चों के लिए, बीए थर्ड सेमेस्टर, बीएससी और बीकॉम वाले के लिए नहीं है, केवल बीए वालों के लिए। तो जितने भी छात्र छात्राएं देख रहे हैं भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे सभी जो भी बीए के बच्चे हैं उन सभी के पास इस क्वेश्चन पेपर को जरूर सेंड कर देंगे। ठीक है, चलें। तीसरा प्रश्न है दोस्तों आपका, वायु गुणवत्ता सूचकांक का ज़्यादा होना इनमें से क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि अधिक प्रदूषित वायु है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट है, मोर पोल्यूटेड एयर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आपका पूछा गया है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में किस वर्ष में लागू हुआ? तो दोस्तों, यह लागू हुआ था आपका 1972 में, 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 4 का। प्रश्न नंबर 5 आपका क्या पूछा गया है, गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी के अनुसार साध्य से स्वतंत्रता साधन भी शुद्ध होने चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 5वें का। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, छठा प्रश्न क्या है। देखिए, साइबर अपराधों की शिकायत करने के लिए भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वेबसाइट लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, सातवां प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 2018 के अनुसार रिश्वत देने वाले व्यक्ति को कितने साल की सजा का प्रावधान है? तो 7 वर्ष की सजा का प्रावधान है। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 7 का। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, आपको क्या पूछा गया है। देखें, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में कब किया गया? तो किया गया था 1976 में, 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो आपका 18 दिसंबर याद रखिएगा, इसे डेट भी याद रखेंगे। ठीक है, 18 दिसंबर 1976 को पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया था। किस संविधान संशोधन में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्ष शब्द का जो शब्द है, पंथ निरपेक्ष शब्द, ये 42वें संविधान संशोधन में किया गया था। प्रश्न नंबर 9 आपका पूछा गया है, भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में। बी ऑप्शन आपका राइट है, 90 का। चलिए, 10वां प्रश्न आपका पूछा गया है, आर्थिक उदारीकरण की नीति किसने प्रारंभ की? तो ये प्रारंभ करने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न देखिएगा, क्या पूछा गया है आपका, गांधी के अनुसार, यानी जो महात्मा गांधी जी थे, इनके अनुसार सत्य के उच्चतम आदर्श का पालन होना चाहिए। तो विचार, कथन और कर्म, इन सभी का पालन होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट है, थॉट, स्पीच और एक्शन का। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 12 आपका पूछा गया है, स्वदेशी से गांधी विचारधारा में निहित है। स्वदेशी से गांधी विचारधारा में क्या निहित है? तो विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। बी ऑप्शन आपका राइट है, प्रश्न नंबर 12 का। अच्छा, आप लोग देखते होंगे, मैं बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। जब इस क्लास को पूरा अटेंड कर लीजिएगा तो प्लेलिस्ट में जा करके आप सारे क्लासेस अटेंड कर लीजिएगा। देखिएगा, आपका एक ही 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बाहर से आ सकते हैं, नहीं तो सारे के सारे आपके सिमिलर होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी बीएससी और बीकॉम वाले के लिए मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया था,
तो जा करके उस क्वेश्चन पेपर को भी आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर, वो भी आप लोगों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलें। इसमें अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 14 पूछा था कि यह किसने प्रतिपादित किया है कि खाली पेट वाले के लिए धर्म निरर्थक है। यह किसने प्रतिपादित किया था, तो यह प्रतिपादित किया था स्वामी विवेकानंद जी ने। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका इसमें पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व के किस देश में धर्म सम्मेलन में प्रतिभाग किया। यानी जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये किस देश में विश्व धर्म संसद में भाग लिए थे, तो ये लिए थे अमेरिका में। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 क्या पूछा गया है, स्वामी विवेकानंद का पूर्ववर्ती नाम क्या था, यानी इनके बचपन का नाम क्या था। नरेंद्र नाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन है 12 जनवरी 1863 में हुआ था, और हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के याद में युवा दिवस मनाया जाता है, हर साल 12 जनवरी को। ठीक है, चलें। अगला क्वेश्चन है, निष्काम कर्म का तात्पर्य है। निष्काम कर्म का तात्पर्य होता है कर्म फल की कामना का त्याग करना। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। गीता में स्वधर्म की अवधारणा निहित है। गीता नहीं है, हमारा भगवत गीता है। ठीक है, भगवत गीता में स्वधर्म की अवधारणा निहित है, तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने कर्तव्य के पालन में। बी ऑप्शन आपका राइट है और 19 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 20 क्या है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, नैतिक निर्णय का स्वरूप है। नैतिक निर्णय का स्वरूप मूल्यात्मक होता है दोस्तों। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, ये इससे छोटा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से स्थित प्रज्ञ का लक्षण है। स्थित प्रज्ञ का लक्षण होता है बुद्धि की स्थिरता। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखें, भगवत गीता में निष्काम शब्द का अर्थ है। निष्काम शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है अनासक्त कर्म। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आप लोगों का पूछा गया है, स्थित प्रज्ञ का गीता के अनुसार अर्थ है वह व्यक्ति जो, तो वह व्यक्ति जो सुख और दुख से प्रभावित नहीं होता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा, आपको क्या पूछा गया है। गीता यानी भगवत गीता की स्वधर्म की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये उन कर्तव्यों, ठीक है, उन कर्तव्यों के संपादन से जो उसकी सामाजिक स्थिति के कारण है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चले अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिएगा, केवल एक ही क्वेश्चन पेपर एग्जाम देने नहीं जाना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन पेपर को आप लोग देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में लिंक है, या तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक है। ठीक है, चलें। न चाहते हुए भी व्यक्ति किन कारणों से प्रेरित होकर कार्य करता है, भगवत गीता के अनुसार उत्तर दीजिए। तो भगवत गीता के अनुसार अगर उत्तर देना है तो काम तथा क्रोध होगा। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्य कथन है। मूल्य कथन क्या है, तो मूल्य कथन है आपका परमाणु बम का प्रयोग गैर कानूनी होना। ये आपका मूल्य कथन है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, ईश्वर की सत्ता है, ये आपका मूल्य कथन यहाँ पे नहीं है। स्वास्थ्य की कामना की जाती है, ये भी आपका मूल्य कथन नहीं है। परमाणु बम लाखों लोगों को मार सकता है, ये भी आपका मूल्य कथन नहीं है। मूल्य कथन क्या होना चाहिए, परमाणु बम का प्रयोग जो है गैर कानूनी होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलें। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखें, गीता के अनुसार संन्यास का अर्थ है, गीता की जो भगवत गीता है इसके अनुसार संन्यास का अर्थ होता है कर्म फल की इच्छा का त्याग करना। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 28 आपका पूछा गया है, नैतिक जीवन की दृष्टि से गीता का केंद्रीय संदेश है। नैतिक दृष्टि से गीता यानी भगवत गीता का केंद्रीय संदेश क्या है, कर्मयोग। सी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 29 क्या है आपका? नैतिक निर्णय। तो जो नैतिक निर्णय है यह तथ्यों के ऊपर निर्णय होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 30 आपका क्या पूछा गया है? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। स्थित प्रज्ञ मानसिक समता की स्थिति है। इसका प्रतिपादन किया गया है। इसका प्रतिपादन भगवत गीता में किया गया है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 आपका क्या पूछा गया है? 31 नंबर प्रश्न है, कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे दिया? तो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 32 है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या सम्मिलित होता है? तो अहंकार कम होता है, आत्मपूर्ति और बिना शर्त प्रेम, ये सभी क्या है? प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में आध्यात्मिक मूल्य निर्धारण का स्रोत है। तो निर्धारण का स्रोत है वेद, उपनिषद और गीता, ये सभी। डी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 33 का। चलिए 34 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, निम्नलिखित स्थान में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। कहाँ पर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था? तो रामेश्वरम में। ये ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 34 का। चलें प्रश्न नंबर 35 देखने का प्रयास करेंगे। क्या पूछा गया है? अजीम प्रेम जी किस कंपनी से संबंधित हैं? जो अजीम प्रेम जी हैं ये विप्रो लिमिटेड से संबंधित है। सी ऑप्शन राइट है। ये कॉमन क्वेश्चन है, लगातार ये पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्या है? तो इसकी आवश्यकता है दीर्घकालिक आर्थिक विकास, एक स्थिर आजीविका, प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना, ये सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन आपका, गांधी के अनुसार सत्याग्रही के द्वारा लिए जाने वाले व्रतों की संख्या है 4 है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 37 का। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। क्या पूछा गया है? गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी के अनुसार सत्य और अहिंसा दोनों साधन है। बी ऑप्शन आपका राइट है 38 का। प्रश्न नंबर 39 क्या है? ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। चलें गांधी जी के अनुसार। तो गांधी जी के अनुसार सत्य आध्यात्मिक सिद्धांत है और इसका प्रयोग आध्यात्मिक तथा व्यवहारिक दोनों हो सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 39 का। अच्छा दोस्तों, मैं डायरेक्ट इसीलिए आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय आप लोगों के पास बचा नहीं है। ठीक है, 21 तारीख को आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। गांधी का सर्वोदय मूलतः है। गांधी का सर्वोदय मूलतः क्या है? तो एक सर्वभूतया सिद्धांत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार हम सत्य को खंडों तथा विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं, तब सत्य निर्धारण कौन करता है? तो ईश्वर करता है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। सर्वोदय का लक्ष्य है। सर्वोदय का लक्ष्य क्या होता है? समाज के सभी वर्गों की उन्नति। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 43 क्या है? निम्नलिखित में से गांधीवादी नीति का सबसे मूल लक्षण कौन सा है? गांधीवादी नीति का सबसे मूल लक्षण होता है अहिंसा। ठीक है, नॉन वायलेंस। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 क्या है? रिश्वत अधिनियम 2010 में किस देश के संसद में पारित हुए? यानी रिश्वत अधिनियम 2010 में, ठीक है, किस देश में संसद में? ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछना चाहिए था कि रिश्वत अधिनियम 2010 किस देश के संसद में पारित हुआ था। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को पूछना चाहिए था। यूनाइटेड किंगडम में पारित हुआ था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 44 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 45 पर CSR का अर्थ है। तो CSR स्टैंड फॉर, यानी CSR का फुल फॉर्म पूछा है। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 45 का। चलिए प्रश्न नंबर आपका 46 पूछा गया है, मानवीय मूल्य के लिए आवश्यक है। मानवीय मूल्य के लिए क्या आवश्यक होता है? सद्भाव में रहना, स्वयं के साथ, एक दूसरे तथा प्राकृतिक के साथ। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है 46 का। प्रश्न नंबर 47 पूछा गया है, जीने का पहला तल है। जीने का पहला तल परिवार, प्रकृति, व्यक्तिगत या फिर सभी? क्या होता है? जीने का पहला तल होता है इंडिविजुअल। ठीक है, व्यक्तिगत होता है। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 47 का।
चलिए प्रश्न नंबर आपका 48 क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। स्वाभाविक स्वीकृति उत्पन्न करती है। जो स्वाभाविक स्वीकृति होती है ये क्या उत्पन्न करती है, आत्म अन्वेषण। ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चलिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन। प्रश्न नंबर 49 क्या है आपका, अपने वाहनों पर BS-IV BS-6 यानी BS-4 BS-6 का चिन्ह देखा होगा। BS का मतलब है, तो यहाँ BS का मतलब होता है भारत स्टेज। बी ऑप्शन आपका राइट है। आप लोगों ने जिसके पास गाड़ी होगा दो पहिया वाहन, उनको पता होगा BS-4 BS-6, ठीक है। चलें अगला क्वेश्चन है इसमें 50 नंबर। देखें, डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला शुरू होती है पौधों से, अपघटकों से या शाकाहारियों से या फिर मृत कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक पदार्थ से। बताइए डेट्राइट्स खाद्य श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है, तो ये शुरू होती है मृत कार्बनिक ऑर्गेनिक पदार्थ से, ठीक है। मृत कार्बनिक या फिर ऑर्गेनिक पदार्थ कह सकते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 51 पूछा गया है, अधिकतम जैव आवर्धन पाया जाएगा कहाँ पाया जाएगा, तो शीर्ष मांसाहारी में पाया जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 51 का। चलिए प्रश्न नंबर 52 क्या पूछा गया है, देखें शब्द, ये जो शब्द है इकोसिस्टम या फिर पारिस्थितिकी तंत्र, ये किसने दिया है इसको, ठीक है। जो इकोसिस्टम है इस शब्द को किसने दिया है, इकोसिस्टम को टांसले महोदय ने दिया है। इसमें टेंसले लिखा हुआ, टेंसले महोदय ने दिया है। सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 52 का। प्रश्न नंबर 53 आपका पूछा गया है, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर 54 आपका पूछा गया है 54 नंबर, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों को जल्द निपटाने के लिए 2010 में भारत की संसद का कौन सा अधिनियम लागू किया गया था, तो ये अधिनियम लागू किया गया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम। बी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 54 का, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट को लागू किया गया था। चलिए इसमें ये क्या है, ये क्या दर्शा रहा है, ठीक है। नीचे दिया गया चिन्ह सतत विकास 2022 के किस लक्ष्य को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है, क्या दर्शाता है, लैंगिक समानता, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी। सी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 55 का। प्रश्न नंबर 56 क्या है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 57 क्या है, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो ये आयोजित किया गया था 1992 में, 1992 में, ठीक है। चलें प्रश्न नंबर 58 आप लोगों का पूछा गया है, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से संबंधित है। रामसर सम्मेलन वेट्सलैंड से संबंधित है, ठीक है, वेट्सलैंड संरक्षण से संबंधित है। ये ऑप्शन राइट है 58 का। चलिए प्रश्न नंबर 59 क्या पूछा गया है, तमाम ऊर्जा, ठीक है, तमाम ऊर्जा का परम स्रोत होता है। तमाम ऊर्जा का परम स्रोत क्या होता है, तमाम ऊर्जा का परम स्रोत होता है सूर्य की रोशनी। बी ऑप्शन राइट है प्रश्न नंबर 59 का। चलें 60 नंबर पर देखेंगे क्या पूछा गया है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है, तो हमेशा एक तरफा होता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट है 60 का। प्रश्न नंबर 61 है आपका, शब्द सतत विकास कब अस्तित्व में आया। सतत विकास 1992 में आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 62 है, 3 Rs का क्या अर्थ है। 3 Rs का फुल फॉर्म पूछा है, तो 3 Rs का फुल फॉर्म क्या होता है, 3 Rs इसका फुल फॉर्म होता है रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूज। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूज, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपका राइट है 62 का। चलिए प्रश्न नंबर 63 क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कारण सतत विकास से संबंधित नहीं है। तो देखें इसमें जो सामाजिक है, आर्थिक है, पर्यावरण है, ये तीनों आपके सतत विकास से संबंधित है। राजनीति सतत विकास से संबंधित नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 64 पूछा गया, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 का विषय क्या था। इसका विषय था दोस्तों, देखें इसका विषय था रेजिलियंट यानी लचीले ग्रह की ओर सतत विकास को निश्चित करना।
सी ऑप्शन आपका राइट है प्रश्न नंबर 64 का। प्रश्न नंबर आपका 65 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा होता है? तो ध्यान रखेंगे जो आपका ऊर्जा का पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। 65 का सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 66 है, 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन XC2 संरक्षण में नहीं आता है? तो जो आपका दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका XC2 संरक्षण में नहीं आता है। 66 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 67 क्या है, AQI का पूर्ण रूप क्या है? ये तो हर साल पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, कॉमन क्वेश्चन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 68 क्या है, सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस है? सबसे प्रभावशाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 69 है, वह विकास जो भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की, हाँ ठीक है, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है उसे कहा जाता है। तो उसे सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। ये ऑप्शन आपका राइट है 69 का। प्रश्न नंबर 70 क्या पूछा गया है, निम्न में से किससे होकर ऊर्जा का प्रवेश पारिस्थितिकी तंत्र में होता है? तो ये उत्पादकों से होकर के होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर से। बी ऑप्शन आपका राइट है 70 का। प्रश्न नंबर 71 आपका पूछा गया है, प्राकृतिक आवास के भीतर संरक्षण को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है स्वस्थानी संरक्षण। ये ऑप्शन आपका राइट है, इन सीटू कंजर्वेशन। चलिए प्रश्न नंबर आपका 72 है, किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक वास कौन सा कहलाता है? यह कहलाता है हैबिटेट। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 73 पूछा गया है, इनमें से अक्षय ऊर्जा का साधन कौन सा है? अक्षय ऊर्जा का साधन है बायोमास। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 74 आपका पूछा गया है, ग्लोबल वार्मिंग इनमें से किससे नियंत्रित हो सकती है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करके की जा सकती है। बी ऑप्शन आपका राइट है 74 का। दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को बहुत उम्मीद है आगे आप जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप 4th, 5th और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ जरूर जुड़े रहें। आपके सारे सब्जेक्ट की मैंने तैयारी पहले ही करा दी थी, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 75 आपका क्या है, जैव विविधता का अर्थ है, जैव विविधता का अर्थ होता है वनस्पतियों और प्राणीजात की विविधता। डी ऑप्शन आपका राइट है 75 का। जल्दी मिलेंगे साथियों आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।